हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई पेपर नंबर 6 सेमेस्टर सेकेंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, इसका एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि यूनिट 3 से संबंधित है। यूनिट 3 है एजुकेशनल इंटरवेंशन। आज इसके तहत जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है यूनिट 3.1 स्पेशल एजुकेशनल नीड ऑफ लो विजन चिल्ड्रन, यानी अल्प दृष्टिबाधित बच्चों की विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं। मैं विशेष लगाना भूल गया हूँ, यहाँ पर आप विशेष लगा लीजिएगा। विशेष शैक्षिक आवश्यकताएं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए, अल्प दृष्टिबाधित जो बच्चा होता है वो अलग अलग दृष्टि क्षमता रखने वाले हो सकते हैं। किसी की दृष्टि इतनी अच्छी होती है कि वो अपनी बची हुई दृष्टि का पढ़ने लिखने में भी उपयोग कर सकते हैं। तो जो हमें एजुकेशनल इंटरवेंशन देना है वो बेसिकली उन्हीं लोगों को दे सकते हैं कि जो अपनी बची हुई दृष्टि का पढ़ने लिखने में उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत से अल्प दृष्टिबाधित बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी बची हुई दृष्टि का अपने दैनिक जीवन में तो उपयोग कर सकते हैं किंतु पढ़ने लिखने में उपयोग नहीं कर सकते। तो एजुकेशनल इंटरवेंशन एज ए लो विजन चिल्ड्रन उनको दे पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, संभव प्रयास किया जा सकता है, क्योंकि एजुकेशनल केवल एकेडमिक ही नहीं होता, नॉन एकेडमिक एजुकेशन भी होता है जहाँ पर उनकी दृष्टि का उपयोग किया जा सकता है, जैसे फिजिकल एजुकेशन में, इस टाइप में। ठीक है, तो आइए कुछ बिंदुओं पर हम लोग विचार करते हैं जिससे हम समझ पाएंगे कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के लिए विशेष शैक्षणिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं। उससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं। अल्प दृष्टिबाधित बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है, इन विशेष आवश्यकताओं के अनुसार कक्षा कक्ष, घर, विद्यालय, सार्वजनिक स्थानों इत्यादि में थोड़ा परिवर्तन करके उनकी विशेष आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। यदि इनमें थोड़ा बहुत एडेप्टेशन, थोड़ा बहुत बदलाव कर दिया जाए तो बच्चे के अनुसार हो सकती हैं वो चीज़ें। ठीक, आगे। प्रत्येक बच्चे की दृष्टि दक्षता अलग अलग हो सकती है, क्षमता अलग अलग हो सकती है। अतः एक विशेष अध्यापक की भूमिका बनती है कि वह अलग अलग बच्चे की दृष्टि क्षमता अथवा योग्यता को ध्यान में रखते हुए उनके लिए निर्णय ले। एक जो विशेष अध्यापक है उसको बच्चे की दृष्टि दक्षता को ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी वो कुछ एजुकेशनल निर्णय ले सकता है। ठीक, आगे आइए। अल्प दृष्टिबाधित बच्चा न तो दृष्टिवान साथी के साथ गिना जाता है न ही पूर्णतः दृष्टिबाधित के साथ, न तो दृष्टिवान साथी के साथ और न ही पूर्णतः दृष्टिबाधित के साथ। ठीक है, अतः उसको लेकर शैक्षणिक निर्णय लेना थोड़ा दुविधा वाला लगता है। देखिए, जो बच्चा होता है ना वो खुद असमंजस में होता है कि वो किस माध्यम से पढ़ना शुरू करें, ब्रेल में या प्रिंट में। अपने आप को दृष्टिवान साथी में गिने कि दृष्टिबाधित के साथ, इस असमंजस के चलते उसका डेवलपमेंटल डिले हो जाता है। ठीक है, आगे आइए। इन कारणों से अल्प दृष्टिबाधित व्यक्ति या छात्रों के लिए शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना और कठिन लगता है, क्योंकि अल्प दृष्टि का भी अलग अलग स्तर होता है जिसे अलग अलग दृष्टि तीक्ष्णता में समझ सकते हैं। देखिए, जब मैंने आपको कैटेगराइज करके बताया होगा दृष्टिबाधिता का, तो वहाँ पर मैंने माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड बहुत सारे स्टेप्स बताए होंगे और आपको ये समझाने का प्रयास किया होगा कि जो अल्प दृष्टि वाला बच्चा होता है उसकी विजुअल एक्टिविटी क्या होती है। तो देखिए, एक बच्चे की, चाहे वो अल्प दृष्टिबाधित वाला ही क्यों ना हो, उसकी विजुअल एक्टिविटी अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं कि सबकी विजुअल एक्टिविटी फिक्स है। ठीक है, जो विजुअल एक्टिविटी की शुरुआत होती है वो 6/18 से, अल्प दृष्टिबाधिता की बात हो रही है, और जो खत्म होती है वो 3/60 से। तो इसके बीच में लाखों लोग आते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी लोग देख के पढ़ लिख सकें। अतः उनके बची हुई दृष्टि स्तर के अनुसार उनको हमें इंटरवेंशन देना है, उस दृष्टि का उतना मैक्सिमम उपयोग करना सिखाना है जो कि बची हुई है। तो यदि पढ़ने लिखने में उपयोग किया जा सकता है तो कुछ बदलाव करके उनको उनकी बची हुई दृष्टि का बेहतर उपयोग करना सिखाया जा सकता है। ठीक है, वो कौन से बदलाव हैं उनको हम लोग निम्न बिंदुओं से समझेंगे। पहला, बड़े छापे वाले पुस्तक की आवश्यकता। उनके लिए यदि बड़े छापे वाले बड़े प्रिंट वाले, बड़े फॉन्ट वाले अक्षर के वाले पुस्तक
का उपयोग किया जाए तो वो पढ़ लिख सकते हैं देख के। ठीक, हैंड लेंस या आवर्धक की आवश्यकता, यदि सामान्य पुस्तक से ही उनको पढ़ाया जा रहा है, जिससे कि एक सामान्य दृष्टिवान साथी पढ़ता है, तो उसके लिए उनको हैंड लेंस या आवर्धक उपलब्ध करा दिया जाए तो वो सहजता महसूस करेंगे। कंप्यूटर लैपटॉप के साथ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर। देखिए, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन इत्यादि की स्क्रीन को रीड करता है। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो विभिन्न भाषाओं को रीड करते हैं, कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जो पर्टिकुलर भाषा को रीड करते हैं। तो अगर कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए, तो वो कंप्यूटर लैपटॉप के साथ सहायता की मदद से या फ़ोन के सहायता की मदद से अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से जारी रख सकते हैं। तीसरा, सीसीटीवी की आवश्यकता। देखिए, यहाँ स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की बात हुई तो ये मत सोचना कि ये तो केवल ब्लाइंड के लिए है, लो विजन वाला बच्चा भी इसके साथ काम करता है। वो देख के और सुन के दोनों तरीके से पढ़ता है। मैंने यहाँ कंप्यूटर और लैपटॉप, इसलिए कंप्यूटर और लैपटॉप में फ़ॉन्ट बढ़ाया जा सकते हैं, इसकी मदद से फ़ॉन्ट बढ़ा के पढ़ना आसान होता है। और यदि साथ में स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी हो तो यदि शुरुआती अवस्था में बच्चों को अक्षर ज्ञान नहीं है या थोड़ा बहुत है तो उसमें मदद करेगा, दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। ये यहाँ ना भी जोड़े तो चलेगा, लेकिन मैंने जोड़ दिया है। सीसीटीवी की आवश्यकता। सीसीटीवी वो वाला नहीं है जो कैमरा लगा होता है, होता वही चीज़ है। होता क्या है, मॉनिटर के साथ नीचे एक सीसीटीवी लगा होता है, उसके नीचे यदि आप कोई कॉपी रखेंगे तो वो उसको जूम करके पढ़ सकते हैं सीसीटीवी की मदद से। तो ये है सीसीटीवी की मदद, इसकी आवश्यकता अल्पदृष्टिवादी बच्चे को होती है। इसकी मदद से जो सामान्य पुस्तक है, छोटे फॉन्ट वाले अक्षर की पुस्तक है, उसको वो सीसीटीवी की मदद से नीचे रख के, जैसे देखिए कैमरे की इस तरह से नीचे रख के, और उसकी स्क्रीन के फिर साइज को बढ़ा के वो उसको पढ़ सकता है। ठीक है। कक्ष में उचित प्रकाश की व्यवस्था। जहाँ अल्पदृष्टिबाधित बच्चे की कक्षा कक्ष है या जो अल्पदृष्टिबाधित बच्चे की कक्षा कक्ष है, हालांकि हर कक्षा कक्ष में सामान्य उचित प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक। व्यक्तिगत प्रकाश की व्यवस्था, यदि आवश्यक हो तो इंडिविजुअल लैंप या इंडिविजुअल लाइट की व्यवस्था अल्पदृष्टिबाधित छात्र के लिए करना अति आवश्यक है। स्क्रीन मैग्नीफायर सिस्टम की आवश्यकता। जो बच्चे का कंप्यूटर या लैपटॉप है उसमें स्क्रीन मैग्नीफायर की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि वो अपने स्क्रीन को जूम करके देख पाए और पढ़ पाए, थोड़ा उसको सहायता मिलेगी। रीडिंग स्टैंड की आवश्यकता। देखिए, रीडिंग स्टैंड थोड़ा इस तरह से होता है, जैसे मान लीजिए मेरा हाथ देख पा रहे होंगे आप, तो थोड़ा ऐसे तिरछा हो जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे। तो ऐसे में बच्चा अपनी गर्दन झुका के नहीं पढ़ता, तो उसको गले में दर्द नहीं होता और वो सामान्य तरीके से पढ़ पाता है, उसको पढ़ने में थोड़ी मदद मिलती है। तो उसकी एक और आवश्यकता है जो है रीडिंग स्टैंड। पठन सामग्री उचित कलर कंट्रास्ट वाली हो। कलर कंट्रास्ट का मतलब होता है पृष्ठभूमि से रंग विभेद। देखिए, मैंने यहाँ वाइट पे ब्लू कलर से लिखा हुआ है, यदि मैं वाइट पे फेस कलर से लिखूँ तो आपको देखने में थोड़ी कठिनाई होगी, या मैं वाइट पे जो और कलर आता है हल्का कलर क्रीम कलर से लिखूँ तो आपको कठिनाई होगी। तो अच्छे कलर कंट्रास्ट वाला पठन सामग्री उसको उपलब्ध कराएं। गाढ़ा चलने वाला पेन या पेंसिल, उसके लिए जो लिखने के लिए उपयोग किया जाए, गाढ़ा चलने वाले पेन पेंसिल का उपयोग किया जाए तो सहज महसूस करेगा। एडजस्टेबल फर्नीचर। देखिए, कक्ष में जब बच्चा जाता है तो उसके पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, हो सकता है रिकॉर्डर भी हो, लैपटॉप भी हो। ठीक, तो लैपटॉप, चार्जर, बैग और जो एक्सपेंडेड कोर करिकुलम है, इन सारी चीज़ों को रखने के लिए उसके डेस्क में पर्याप्त जगह होनी चाहिए। साथ ही उसके डेस्क के पास या डेस्क में स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि लैपटॉप का लगातार यूज करने के बाद चार्ज भी करना है, तो ये भी उसकी विशेष आवश्यकता है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी चमक उत्पन्न करने वाले क्लासरूम ना हो। ऐसा ना हो कि लाइट की व्यवस्था ऐसी हो जो ग्लेयर उत्पन्न करे, इस बात की भी ध्यान रखना है उसके लिए। अगला है गाढ़े प्रिंट वाला या प्रिंट या बड़ा, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। गाढ़े प्रिंट का या बड़ा टीएलएम, गाढ़े प्रिंट का या बड़ा टीएलएम, यानी जो टीएलएम यूज करते हैं वो गाढ़े प्रिंट वाला हो, ठीक, या बड़ा टीएलएम हो या बड़े छापे वाला टीएलएम हो। टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं टीएलएम को, ये बात ध्यान रखना। ठीक। शिक्षण के लिए फ्लैश कार्ड का प्रयोग।
देखिए फ्लैश कार्ड अगर दृष्टिबाधित साथी को दे रहे हैं, टोटल पूर्णतः दृष्टिबाधित, तो उसको हम ब्रेल में देते हैं। इनको हम प्रिंट में फ्लैश कार्ड दें, लेकिन ध्यान रखें कि जो प्रिंट में हम फ्लैश कार्ड दें थोड़ा गाढ़े अक्षर में और साफ साफ लिखा हो ताकि उन्हें दिक्कत ना हो। और एक बात और, कर्सिव हैंड राइटिंग का कभी प्रयोग मत करें। अध्यापक बोर्ड पे लिखते टाइम भी कर्सिव हैंड राइटिंग का प्रयोग ना करें, बच्चे को दिक्कत हो सकती है। और ऐसी जो आप फ्लैश कार्ड बनाएंगे यदि इंग्लिश में बनाते हैं तो कर्सिव हैंड राइटिंग का प्रयोग ना करें। ठीक। 2D 3D मॉडल की आवश्यकता इससे संबंधित है। जो बनाए बड़े प्रिंट वाला, गाढ़े प्रिंट वाला हो, 2D और 3D की आवश्यकता होती है, वो सबको होती है। बड़े छापे वाले TLM का प्रयोग मैंने बता दिया, बड़े छापे वाले TLM का प्रयोग करना चाहिए। बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसे उचित बैठने की जगह दी जाए। उचित बैठने की जगह मीन्स कि अगर बच्चे के पास विजन कैसा है, जैसे सेंट्रल विजन होता है, एक पेरिफेरल विजन होता है, एक ब्लर विजन होता है। यदि बच्चे के पास केवल सेंट्रल विजन है तब उसको हो सकता है क्लासरूम के बीच में बैठाया जाए। यदि पेरिफेरल विजन है तो हो सकता है उसको क्लासरूम के साइड वाले डेस्क पे बिठाया जाए। और यदि ब्लर विजन है तब ध्यान देना है कि बच्चा कहाँ से सहज महसूस कर पाता है। ब्लर विजन की स्थिति में क्या वो अपने साथी के कॉपी से या साथी जो लिख रहा है उसको कॉपी करके लिख सकता है। यानी इन सारी उसकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम में उसकी बैठने की जगह सुनिश्चित करनी चाहिए। और ये सारा काम विशेष शिक्षक के जिम्मेदारी में आती है, उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि सामान्य शिक्षक है भी तो उसको धीरे धीरे करके सामान्य शिक्षक को भी सिखा देना चाहिए, बता देना चाहिए कि स्पेशल बच्चों की कुछ विशेष आवश्यकता होती है, दिव्यांग बच्चों की कुछ विशेष आवश्यकताएं होती हैं। ठीक है। आइए, क्लास में लगे स्टडी चार्ट बड़े छापे वाले हो। जो क्लासरूम में हम लोग चार्ट लगा देते हैं, प्रिंट में लगाते हैं या ब्रेल में लगाते हैं, तो जो प्रिंट में लगाएं या ब्रेल में भी लगाएं तो उसमें बड़े छापे वाले TLM का प्रयोग करें या बड़े छापे वाले चार्ट का प्रयोग करें। इससे बच्चे के लिए वो स्टिमुलेशन का काम करेंगे, उद्दीपक का काम करेंगे, बच्चा उन्हें देख के पढ़ने के लिए तत्पर होगा। ठीक। आगे आइए, अध्यापन के समय अध्यापक बच्चे की दृष्टि तीक्ष्णता का ध्यान रखे। जब वो, मैंने आपको बताया कि बोर्ड पे लिखे तो पहले ध्यान रखिए कि कर्सिव हैंड राइटिंग में ना लिखे। दूसरा ध्यान रखिए कि यदि बच्चे की जो दृष्टि तीक्ष्णता है, यदि बच्चा कॉपी कर पाने में सक्षम है एक लेवल तक बड़ा फ़ॉन्ट लिखने के बाद, तो हम इतना बड़ा फ़ॉन्ट लिखें, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, इतना बड़ा कि बच्चा उसको कॉपी कर पाए। यदि बोर्ड से नहीं कॉपी कर पाता तो अपने साथी की कॉपी से, रजिस्टर से कॉपी करें। ठीक। और यदि संभव है कि एक एवरेज बड़ा फ़ॉन्ट करके लिखने के बाद बच्चा कॉपी कर पा रहा है तो अध्यापक उस तरह की फ़ॉन्ट का उपयोग करें, उस तरह की बात करें और बड़े फ़ॉन्ट लिखे जिससे बच्चा बोर्ड की मदद से पढ़ सके। ठीक। अगला पॉइंट है, बच्चे को बोर्ड के सामने बिठाएं, वह हो सके तो स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करें। यदि संभव ना हो तो वाइट बोर्ड पर ही अक्षर का आकार बढ़ाकर लिखें। देखिए स्मार्ट बोर्ड क्यों कहा हमने कि स्मार्ट बोर्ड में अक्षर एकदम क्लियर होता है और उसके फ़ॉन्ट को, स्मार्ट बोर्ड के में लिखे हुए अक्षरों को बढ़ाया जा सकता है, फ़ॉन्ट को वहीं से बढ़ाया जा सकता है। आप नहीं भी बढ़ाएंगे, ICT की मदद से बच्चों को पढ़ाएंगे तो फ़ॉन्ट बड़ा करके पढ़ाया जा सकता है। तो यदि संभव हो तो स्मार्ट बोर्ड का प्रयोग करें, यदि नहीं संभव हो तो वाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर का प्रयोग करें। ये एक अच्छा कलर कंट्रास्ट का उदाहरण है। इसकी मदद से बच्चा ठीक से देख के पढ़ पाएगा और समझ पाएगा। ठीक है। ओके, मेरा टॉपिक तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन बच्चों मैं आपको बताऊँ, देखिए इस टॉपिक का कोई अंत नहीं, यानी अच्छे का कोई अंत नहीं होता। इसमें आप जितना ज़्यादा लिखते जाएंगे ख़त्म नहीं होगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि अपनी तरफ से विषय में कुछ जोड़िए, अपनी तरफ से इसमें कुछ और ऐड करिए जिससे टॉपिक को और अच्छा बनाया जा सके। अच्छे की कोई सीमा नहीं होती, जो जोड़िए। बस इतना समझिए कि जो अल्पदृष्टिबाधित बच्चा होता है उनमें कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी दृष्टि होती है कि वो पठन पाठन में अपना उपयोग कर सकते हैं। तो उनको इंटरवेंशन करके, हस्तक्षेप देके, शीघ्र पहचान के बाद हस्तक्षेप करके हम उनकी बची हुई दृष्टि का बेहतर उपयोग करते हुए पठन पाठन में उनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए उनको मोटिवेट कर सकेंगे। इन सारी बातों का ध्यान में रख के इसका आंसर लिखेंगे तो अच्छा लिखेंगे। थैंक यू।